हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो हम लोग सब लोगों की मुसीबत है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए राज व्यवस्था या पॉलिटी की तैयारी करते हैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय हम लोगों को लगता है कि यस, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद हमारे दिमाग से सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों को ये सब्जेक्ट सुनने में, देखने में, पढ़ने में आसान तो बहुत लगता है और आसान है भी। हम में से हर व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, कम से कम इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छे से कर ही सकते हैं। लेकिन जो मुसीबत आती है वो ये आती है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही कुछ दिन बाद इसको पढ़ें तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कहाँ से क्वेश्चन आ गया, किधर से क्वेश्चन आ गया, किधर से चीज़ें आ गई। या हम लोगों का जो 12-15 क्वेश्चन का जो ये सब्जेक्ट वेट कैरी करता है, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस जल्दबाजी में, कुछ हड़बड़ी में, कुछ गड़बड़ी में गलत हो जाते हैं और 4-5 क्वेश्चन का जो ये गलत होना है, इनका खामियाजा हमें काफ़ी बड़ी कीमत इसके लिए चुकानी पड़ती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम एनसीईआरटी से शुरू करें, हम लक्ष्मीकांत से शुरू करें, हम लेक्चर से शुरू करें, हम किसी नोट से शुरू करें। हमें ये भी नहीं समझ में आता कि इसके नोट्स हमें बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। लक्ष्मीकांत की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं तो हम लोगों को अलग ही डर लगने लगता है। तो आखिर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कैसे किया जाए? तो आज इसी पर एक ये स्मार्ट हम लोग स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखेंगे कि आखिर पॉलिटी को पढ़ने का क्या कोई स्पेसिफिक तरीका है या हम लोग यूं ही भटकते रहें, बस मेहनत ज़्यादा और आउटपुट कम करते रहें। मेहनत आप कम नहीं करते हो, मेहनत आप बहुत करते हो, लेकिन उसका आउटपुट आप जब चेक करते हो तो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो आइए प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज पॉलिटी के बारे में कुछ बात करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो आप इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेलीग्राम आईडी दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़कर अपनी क्वेरीज बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन किया जा सके। ठीक, तो आइए आज का हमारा जो थीम है वो थीम ही यही है कि सिद्धांत से लेकर शासन तक एक संपूर्ण दृष्टिकोण हम लोगों को लेकर चलना है कि आखिर कैसे हम लोग उन शासन की समझ को डेवलप करें, क्योंकि गवर्नेंस भी यहीं से जुड़ा हुआ है। और सिद्धांतों को कैसे समझा जाए ताकि इस पूरे इंडियन पॉलिटी के पोर्शन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकें। तो देखिए, आज के इस सेशन का जो पहला उद्देश्य है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, 3-4 ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि आखिर कैसे हमारी पढ़ाई लिखाई में जो वैचारिक स्पष्टता है वो कैसे डेवलप हो, क्योंकि इसके डेवलप हुए बिना हम लोगों से प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, लेकिन जब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम लोगों के लिए एक अलग तरीके की परेशानी को पैदा करते हैं। दूसरा है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत भी पढ़नी पड़ती है, क्लासेस भी देखनी पड़ती हैं और करंट अफेयर्स को भी उनके साथ में इंटीग्रेट करना पड़ता है, उनका एकीकरण करना पड़ता है। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस थिंग। तीसरा है कि हम एज अ टीचर आपको बार बार बोलते हैं कि भाई आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। तो क्या प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, किन चीज़ों की प्रैक्टिस करें? क्या उस प्रैक्टिस का कोई शेड्यूल हो सकता है या हम उसको अपनी पढ़ाई के साथ कहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं? इन बातों को देखेंगे। और आज का इस पूरे सेशन का लक्ष्य केवल ये है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में महारत कैसे हासिल करें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने अगले चैनल पर, अगले पेज पर। और देखिए कि अगर हम लोग पॉलिटी को तैयार करने की कोई स्ट्रेटजी या कोई फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटजी जो हमारी होगी वो कम से कम 5 चरणों की स्ट्रेटजी होगी। इसके 5 स्टेप्स होंगे, 5 फेजेस होंगे। एक बार में आपको पॉलिटी नहीं आ जाएगी, एक बार में आप सारी चीज़ों को कवर नहीं कर लेंगे। और एक बार में ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि एक बार में अगर हम लोग ये चाहें कि हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें, सारा काम कंप्लीट कर लें, तो एक बार में चीज़ें नहीं होती। चीज़ें एक बार में ना होने के पीछे कारण क्या है? कारण उसके पीछे ये है कि हम लोगों को
सबसे पहले पॉलिटी के बारे में या किसी अन्य सब्जेक्ट्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी हम लोगों को अपना एक बेसिक फाउंडेशन, पॉलिटी की समझ का एक बेसिक फाउंडेशन बनाना है। जब तक वो बेसिक, वो नींव मजबूत नहीं होगी, उस नींव के बिना आप उसके ऊपर, अगर ये नींव आपने मजबूत कर ली है दोस्तों, बिल्कुल याद रखो कि नींव अगर आपने मजबूत कर ली है तो इसके ऊपर किसी भी स्ट्रक्चर को बनाया जाए उसमें आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं हुई तो इसके ऊपर जो कुछ भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिस भी एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आप फोकस कर रहे हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस, वो आपके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम एरिया बना रहेगा। 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपके यहां से कहीं गलती से गलत हो गए तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि हमें इस प्रीलिम्स की तैयारी फिर अगले साल भी करनी पड़े। राइट? तो सबसे पहला जरूरी काम है कि हम लोगों को अपना एक फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन कैसे बनेगा? एनसीईआरटी से बनेगा। क्या करना है एनसीईआरटी का, वो अभी मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज देखिए कि जो हमारा सेकंड फेज है, वो सेकंड फेज कहता है कि आप अपने आप को कोर कॉन्सेप्ट्स पर, मुख्य अवधारणाओं पर केंद्रित करिए। क्या है मुख्य अवधारणाएं? किन किन चीजों पर हमारा संविधान टिका हुआ है, किन चीजों पर ये हमारी राजव्यवस्था टिकी हुई है, उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज टू बी मक्ड अप, नॉट एवरीथिंग इज टू बी मक्ड अप। सारी चीजों को हम लोगों को बिल्कुल रटना नहीं है, घोल के नहीं पीना है। अगर ये घोल के पीने वाली आदत है तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स तक हो सकता है कि हम लोगों को हेल्प करे, लेकिन जब हम लोग मेंस में अपीयर होंगे तब ये हम लोगों की हेल्प करने में फेल हो जाएगी। दूसरी चीज देखिए, समसामयिक मुद्दों से जोड़ना, करंट अफेयर्स को कैसे इनके साथ लिंक करें, ये बड़ी मुसीबत है। हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन रेगुलर ना हम लोग न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं, ना हम किसी और भी न्यूज़, जो भी करंट अफेयर्स के सोर्सेज हैं उनको भी अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अगर हम उनको अपने नोट्स में, अपने दिमाग में कहीं जाके लिंक नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जान के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप ठीक उसी तरीके के ज्ञानी हैं जैसे चाय की दुकान पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर 4 पन्ने जो न्यूज़पेपर है उसके पढ़ लेता है तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। तो आपको उस ज्ञान में नहीं फंसना है। चौथा जो हमारा चरण होगा वो है रिवीजन का और प्रैक्टिस का। आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है, अपने आप को प्रैक्टिस भी करना है, और आपको रिवाइज भी करना है। और उसके बाद है फाइनल रिवीजन। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इन चीज़ों को फाइनली रिवाइज कर लें। कितना दिन लगेंगे इन सब चीज़ों में, एक एक करके देखते हैं कि तकरीबन मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों को करने में आपको एक, पहले आप जब फर्स्ट फेज में चीज़ें पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वाले फेज को पढ़ेंगे तो थोड़ा धीमे पढ़ेंगे, लेकिन जब आप क्लास और बुक वाली पोर्शन में आएंगे तो आपको 1-1.5 महीने लगेंगे कम से कम। लेकिन करना कैसे है, इन सब चीज़ों को अभी हम डिस्कशन में लाते हैं। देखिए, जो हमारा फर्स्ट फेज है, फाउंडेशन का फेज है, इससे हमारी फाउंडेशन नींव मजबूत होगी, और इसमें आपको समय लगेगा तकरीबन 2 सप्ताह, यानी कि आप मान लीजिए कि आप 15 दिन तक आप ये काम करेंगे। 15 डेज तो आपको लगने हैं बच्चे, लगने हैं। इसमें ना मैं कम कर सकता हूँ इन 15 डेज को, ना आप कम कर पाएंगे। हम में से कोई इसको कम नहीं कर पाएगा। ये जो अपना टाइम पीरियड है, ये 15 डेज का टाइम पीरियड तो ये लेगा ही लेगा। पढ़ना क्या है हम लोगों को? क्लास 9th से लेकर 12th तक की राजनीति विज्ञान की किताबें पढ़नी है। कुछ इन्हीं बुक्स पर बेस्ड होकर हम लोगों ने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, जो कि आप हमारे चैनल निर्णय आईएएस हिंदी में अगर आप जाके देखेंगे तो मेरे बनाए हुए कुछ इस पे लेक्चर्स भी पड़े होंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आपको और किसी चीज़ को नहीं देखना है, आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उनको आपको देखनी है। और अगर उसमें कोई क्लास नोट्स दिए गए हैं तो उन क्लास नोट्स को भी आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कोई ना कोई अटैचमेंट होगा। इससे आपको एक हेल्प ये मिलेगी, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि 9 से लेकर 12th तक की चीज़ों को पढ़ना है, और अभी ये मैं आपको कह रहा हूं, आपको लग रहा है आसान, लेकिन आप देखिए कि हर 3 दिन पर मैं आपको एक एनसीईआरटी बुक फिनिश करने का आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। हर 3 दिन में एक एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करना अपने आप में एक चैलेंज है,
और आपके पास केवल यही सब्जेक्ट नहीं है जो कि पढ़ना हो, आपके पास इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको इसी शिद्दत के साथ, इतनी इंटेंसिटी के साथ या इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको पढ़ने हैं। तो ये इजी नहीं है आपका। थोड़ा इनिशियली जब कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को थोड़ी सी मुसीबत होती है। हर सब्जेक्ट जब हम लोग नया स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है। तो ये 15 डेज में आपको ये 11th 9th 10th 11th और 12th की एनसीईआरटीज को पढ़ना है। लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना आपको इस लिहाज से नहीं है कि आप उसके एक एक फैक्ट को याद रखें। इन किताबों को पढ़ने का एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप छोटी छोटे से जो इंफॉर्मेशन उसमें दी हुई है, जो छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं, उन फैक्ट्स को एज इट इज मगअप करने की कोशिश करो कि आपको लगे कि अरे आप तो बहुत ज़्यादा पॉलिटी जान गए, बहुत सारी चीज़ें जान गए। नहीं, आपको उसमें से कोर कॉन्सेप्ट समझने हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है, संविधान क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, ये कैसे बनता है, हर देश का संविधान क्या अलग अलग होता है, संविधान ना होता तो क्या होता, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। अधिकार क्या होते हैं, या कोई अगर आपसे पूछे कि नागरिकता क्या होती है, क्या बताओगे? नागरिकता क्या होती है, अधिकार कैसे होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार क्या होते हैं, और सामूहिक अधिकार क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किनको कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, अगर अधिकार ना हो तो क्या होगा, अधिकार अधिक हो तो क्या होगा, भारत की क्या पोजीशन है, सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो एक बार आप इस चीज को, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने आपको इन किताबों को खत्म करने के लिए 15 डेज दिए। अक्सर लोगों को ये नहीं समझ में आता है, या हम लोग ज़्यादा अच्छी भावनाओं में ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर भारत में जो संघवाद है, वो संघवाद का क्या मूल है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो हमें डेली लाइफ में, डेली पॉलिटी में हमें दिखाई देता है, कैसे केंद्र और राज्य के बीच में जो जो कुछ भी विवाद उत्पन्न होते हैं, जो कुछ भी मनमुटाव उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान करने की तरीके क्या है, और वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, इस संबंध में क्या नई चीजें की जा सकती हैं। इन्हीं सब चीजों से हम लोगों के, इन्हीं बेसिक समझ के टॉपिक से हम लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, जहां पर हम लोग कुछ रटी रटाई चीजों का सहारा लेते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, फैक्ट्स भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनालिसिस गायब हो जाती है। तो आप ऐसा मत करिए, एनालिसिस गायब ना होने दीजिए अपने जीवन से, एनालिटिकल अप्रोच को गायब मत होने दीजिए अपने जीवन से। इन किताबों को पढ़ते, एनसीईआरटीज को पढ़ते समय इन चीजों का बड़ा खास ख्याल रखना है, राइट। इसमें आपको एक टिप, एक सुझाव, गोल्डन सजेशन मैं आपको यही दे सकता हूं कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे तो आप हर चैप्टर का एक पेज एक पेज एक पेज, यस यस यस, सही पढ़ा आपने, सही सुना भी, एक पेज का नोट्स आप बनाएंगे हर चैप्टर से, और ये आपको पता लगा देगा, ये जो एक पेज में बनाने की बात मैं आपसे कह रहा हूं, वो पेज इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, एक पेज, उस एक पेज में आप जब ये नोट्स बनाएंगे तो एक पेज में आप ज्यादा से ज्यादा कितना लिख सकते हो, बहुत छोटा करके लिखोगे, एरो बना के लिखोगे, लिखने की नई नई टेक्निक्स को देखोगे, सेंटेंसेस को छोड़ोगे, बहुत कुछ करोगे, तो भी मैक्सिमम 200 वर्ड्स आप इसमें पुट कर सकते हो एक पेज में, मैक्स है। या मेरा मानना तो यही है कि आप 150 शब्द से ज़्यादा नहीं लिख सकते, आप इसे एक पेज इधर एक पेज इधर करके भी बना सकते हैं, ताकि आपका ये अप्रोक्सीमेट 300 या 250 में आपको इसको बना लेना है। अगर आपका शॉर्ट नोट्स, आपका बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स अगर 250 या 300 वर्ड से ज़्यादा जा रहा है, तो समझ जाना कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक रास्ते पर नहीं हो बच्चे। क्योंकि ये जो तुम चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, ये फिर तुम चीज़ें इनको बंद नहीं कर पाओगे, तुम अननेसेसरी चीज़ें लिख रहे हो जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो अभी बहुत बार तुमको मिलेंगी, उन चीज़ों को आप लिख रहे हो, और यही काम आपको नहीं करने हैं। आपको अपने आप को कंसाइज करना है, एकदम कंसाइज करना है, आपको अपने आप को एकदम, अपने नोट्स को एकदम गागर में सागर भरने वाली कंडीशन में ले आना है। बिल्कुल भी
एक्स्ट्रा एक वर्ड भी उसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, टाइटली वोवेन आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। तो 250 को मैं बड़ा परफेक्ट मानता हूं कि एक जो चैप्टर है उसका सारांश, उसके नोट्स आप मैक्स टू मैक्स 250 वर्ड्स में बना लीजिए, मैक्स टू मैक्स 250 वर्ड्स में बना लीजिए। इससे ज़्यादा अगर तुम गए तो फिर समझ जाओ कि तुम अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मीकांत की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हो, इस किताब की पढ़ाई के लिए काम कर रहे हो। ठीक, इससे आपको पता क्या चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रहे हैं या जो क्लासेस आप अटेंड करने हैं, क्लास नोट्स जो आपको मिल जाते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपके पास एक परफेक्ट बेस तैयार हो जाता है। ये बेस जब तक नहीं बनेगा, आप क्लास में भी बैठ के इधर उधर सोचोगे, देखोगे, समझोगे, ख्याली पुलाव बनाओगे, किताब पढ़ने बैठोगे तो भी आपके सामने यही मुसीबतें रहेंगी कि आखिर क्या करें क्या ना करें, समझ तो आ नहीं रहा है, तो आखिर ऐसा क्या करें कि हम लोगों को इन सारी चीज़ों से हम लोग बच जाएं। राइट, तो ये काम छोड़ दीजिए। आइए सेकंड फेज में आते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है, मतलब इम्पॉर्टेंट तो पहला वाला भी अगर ना होता तो मैंने आपको क्यों बताया होता। इसमें आप देख लीजिए कि आपका जो टाइम टेकन है वो कितना है। टाइम टेकन है आपका 4 वीक्स, 4 सप्ताह, और मोटा मोटी आप मान लें तो 30 दिन का टाइम है आपके पास। इस 30 दिन में करना क्या है, इस 30 दिनों में आपको मुख्य स्रोत आपकी पढ़ाई के आपके ये क्लास नोट्स और क्लासेस हैं। अगर अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं तो बहुत अच्छा, नहीं चल रही हैं, चल चुकी हैं, तो क्लास नोट्स का सहारा लीजिए। जो कुछ भी आपके सामने था उसको रखिए अपने पास, और आपको पढ़नी है लक्ष्मीकांत की बुक। और ये याद रखना कि लक्ष्मीकांत की बुक सॉलिट्यूड में नहीं पढ़ी जाती, एकांत में नहीं पढ़ी जाती, वो कोई दर्शन शास्त्र की किताब नहीं है। बेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी, जब आपकी क्लासेस चल रही हो उस समय आप इस बुक को एक एक चैप्टर अपनी क्लास के साथ में आप समझते जाइए। राइट, इससे मेन चीज़ें हम लोगों को जहाँ जोर लगाना है वो समझना कहाँ है, थोड़ा बहुत समझना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बहुत दिनों से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एक लंबा अरसा यूपीएससी ने पार कर लिया है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूँ कि इस पोर्शन को ये मत समझो कि बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो अब नहीं आएंगे। हो सकता है कि अगले प्रीलिम्स में यहाँ से भरपूर 2-3 क्वेश्चन वो बना दे और वहाँ पर हम लोग बेहोश पाए जाएं, तो उस स्थिति को मत आने दीजिए। डीपीएसपी को पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, कार्यपालिका को, संसद के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। यानी कि भाग 1 से लेकर, अगर संविधान में बात करें तो भाग 5 तक हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और मेंस के लिहाज से जब आप देखते हैं तो मेंस के लिहाज से संवैधानिक संस्थाएं, संघवाद और स्थानीय प्रशासन, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के लिए आते ही आते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स के लिए ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़िए, प्लस भाग 5 तक की चीज़ों को पढ़िए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। और जब आप मेंस के बारे में बात करते हैं तो मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन संघवाद से आते ही आते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से आते ही आते हैं, स्थानीय शासन से और संसद से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए इन थीम्स को आइडेंटिफाई करके रखिए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए, जब इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे। इस बुक में सब कुछ चैप्टर हैं, इसमें 40-45 चैप्टर होंगे और 40-45 चैप्टर आपके सामने हैं। आप इनको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से आप इन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बुक को पढ़ने का वो तरीका है नहीं।
इस बुक में जो चीज़ें हैं उनको हम लोगों को क्लब करके पढ़ना होता है। इसमें कोई भी चीज़ हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग, आपको जिस हिसाब से आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आपका फ्लो बना हुआ है, उस हिसाब से हो सकता है ना दी हो। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग दी हों, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दी हैं। आपको पढ़ना अपने अकॉर्डिंग है। ये मत समझिए कि जिन्होंने बुक लिखी है उन्होंने हर एक व्यक्ति के दिमाग में जाकर देखा, उसकी परिस्थिति को देखा कि भाई आजकल तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, और उसके बेसिस पर बुक लिख दी। नहीं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स का ऑर्डर सेट किया। आपको पढ़ना अपने अकॉर्डिंग है। तो आप इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ लीजिए और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ पढ़ लीजिए। आप इसकी विशेषताओं के चक्कर में कम रहिए, देख लीजिए विशेषताएं, आप सरसरी तौर पर निगाह पर पड़ जाइए। लेकिन आवश्यक है कि प्रस्तावना, नागरिकता, इन दोनों को एक साथ पढ़िए। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य को एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ़िए। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, आपको वो जो बिग पिक्चर बनाने की बात हम लोग करते हैं ना, वो बिग पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी ही नहीं। हो सकता है कि आपने जब भाग 5 में राष्ट्रपति को पढ़ा, तो राष्ट्रपति को पढ़ने के बाद छोड़ दीजिए बीच की सारी चीजें और चले जाइए राज्यपाल को पढ़ लीजिए। जब आप यहाँ संसद को पढ़ रहे हैं, लोकसभा को पढ़ रहे हैं, तो वहां जाके राज्य की विधानमंडल के बारे में पढ़िए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से जानिए कि आप बहुत सारी चीज़ों में क्या कर रहे हैं, खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आप सिमिलर दिखने वाली चीज़ों को एक जगह पढ़िए, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल को पढ़िए, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री को पढ़िए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों के पास एक जैसी है। जब आप विधायिका को, केंद्र की विधायिका यानी संसद को पढ़ेंगे, तो वहां जाकर राज्य का विधानमंडल भी पढ़िए। तभी हम लोगों की चीज़ें क्या हो सकती हैं, सॉलिडिफाई हो सकती है। एक हमारे दिमाग में पॉलिटी को लेकर एक आइडिया, एक पिक्चर, एक इमेज, एक परसेप्शन, जो कुछ भी बिल्डअप करना है वो बिल्ड तभी होगा जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। रटने की कोशिश मत करो बालक, रटने के लिए नहीं बना है ये सब्जेक्ट। ये मैन मेड सब्जेक्ट है। 300 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर बैठकर और लाखों हजारों लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से बाहर होकर इसको बनाने में अपने तर्क दिए हैं, अपना सहयोग दिया है। इतने सारे लोगों के बीच डिस्कशन होने के बाद बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत लॉजिकल चीज और बहुत लॉजिकली अरेंज्ड है। इसलिए आप उसको जबरदस्ती इधर उधर करके अन्य चीजों में सहारा लेकर आप उसकी सिमिलर चीजों को एक साथ पढ़िए और डिफरेंट चीजों को एक साथ पढ़िए, तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। यहां पर भी आपको महारत हासिल करने के लिए करना क्या है बच्चों, नहीं करोगे नहीं होगा। साफ बात बोलता हूं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा नहीं करोगे, थोड़ा भी नहीं होगा। और नहीं करोगे तो नहीं ही होगा। करना क्या है कि आपको हर एक चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज, ये 3 एमसीक्यू थोड़ा गलत लिख गया है, कुछ एमसीक्यूज आपको निकालने हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको सॉल्व करने हैं चैप्टर वाइज। ये नहीं कि पॉलिटी के पूरे निकाल के बैठे हैं, पढ़ा कुछ और था, सॉल्व किया जा रहा है कुछ और। पीवाईक्यू आपको करने हैं, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। पीवाईक्यूज आपको करने हैं, चैप्टर वाइज मैनर में करने हैं। याद रहेगी बात, कान खोल के बिल्कुल सुनिए। चैप्टर वाइज मैनर में पीवाईक्यूज को करना है। और पर डे लगभग एक, अगर कोई भी ठीक ठाक लेंथ का, लंबाई का अगर एक चैप्टर है या 2 चैप्टर को क्लब करके देख रहे हैं, तो आपको 50 से लेकर 70 तक यूनिक क्वेश्चंस मिलने चाहिए। 50 यूनिक क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 बार ना हो, क्वेश्चन का रिपीटिशन ना हो, 50, 60, 70 यूनिक क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए, तो समझ जाइए कि आपका 70% तक चीज़ें क्लियर होगी। अब आपको दोबारा पॉलिटी नहीं पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, करना क्या है कि हर चैप्टर से एक मेंस का
क्वेश्चन उठाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा सकते हैं, कहीं से अगर मिल गया तो वो ले सकते हैं। ये आपको लिखना है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपके पास ज्ञान अगर है और वो आप ही के पास रह गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप क्या कर सके, दूसरों के साथ कम शब्दों में सारगर्भित तरीके से व्यक्त भी कर सके। इसके लिए आपकी भाषा भी बहुत सही होनी चाहिए। भाषा पर अभी मैं आऊंगा और देखूंगा कि आप लोगों के सामने एक भाषा की बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी समस्या दो चीज़ों को जो लेकर होती है। एक तो ये है कि आप इसमें करंट अफेयर्स को कैसे ऐड करें। दूसरा है कि अक्सर बच्चे पॉलिटी पढ़ने के बाद बोलते हैं कि सर आपने तो इजी लैंग्वेज में समझा दिया और हमें सर वो बुक पढ़ रहे थे तो उसकी लैंग्वेज टफ लग रही थी। अरे बिल्कुल टफ नहीं है। पहले तो अपने दिमाग से ही बात निकाल दीजिए कि कोई लैंग्वेज टफ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एनसीईआरटी आप पढ़ लो और आप मुझसे कहो कि सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, तो मैं कहूँगा कि फिर आप क्लास 12th के या 11th के 9th 10th 11th 12th के क्लास के बच्चे के साथ भी compete नहीं कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। इसलिए अपने दिमाग से पहले तो ये बात निकाल दीजिए कि इसमें भाषा बड़ी कठिन होती है। दूसरी चीज़ अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये जो कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों को अगर समझ में आए ना आए, इनका मतलब समझ में आए ना आए, हम इन्हें रट लेते हैं, देख लेते हैं। नहीं, जब तक आपको कठिन शब्द मिले और उन कठिन शब्दों को आप अपनी डायरी में लिखें। एक डायरी में आप जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको आप अपनी डायरी में लिखिए और इनके बारे में जो कुछ भी आपने या तो पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिए। जो कुछ भी आपने पढ़ा अपनी डायरी में उसी में उस जगह पर उसका एक शॉर्ट नोट्स बना दीजिए। और ये शॉर्ट नोट्स की भी अपनी एक लेंथ है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो 20 वर्ड्स से ज़्यादा में ना हो। 20 वर्ड्स से ज़्यादा में अगर आप ये शॉर्ट नोट बना रहे हो तो समझो कि आप एक नई लक्ष्मीकांत तैयार कर रहे हो। ठीक, आगे देखिए करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट अभी तक हम लोगों ने अगर टोटल देखें तो टोटल फेज़ 1 और फेज़ 2 में 15 दिन एक बार पढ़ा प्लस 30 डेज हम लोगों ने एक बार पढ़ा। कुल 45 डेज की पढ़ाई अभी तक हम लोगों ने कर ली है। 45 डेज की तैयारी अभी तक हम लोगों ने कर ली है। 45 डेज का आउटकम क्या है? 45 डेज का आउटकम क्या है? कैसे पता चलेगा कि इन 45 डेज में हमने क्या हासिल किया? इसके लिए आप अपने आप को लग जाओगे कि मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बच्चे। इतनी हड़बड़ी में प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनेंगी नहीं। तो आप देखिए कि पैरेलली आप किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, द हिंदू को पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो पीआईबी को पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। योजना है या पीआरएस इंडिया जैसी जो वेबसाइट्स हैं जो कि हम लोगों को एक एनालिसिस भी देती हैं और जानकारी भी देती हैं अबाउट द करंट अफेयर्स, पॉलिटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर ये पीआरएस इंडिया जैसी जो वेबसाइट्स हैं अगर इसमें भी आप नहीं देख रहे हो तो किसके भरोसे बैठे हो? कौन आके तुम्हारी चीज़ों को कंप्लीट करेगा? अगर इन बेहतरीन सोर्सेस को आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपनी पढ़ाई में तो आप ये समझ जाइए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप केवल एक अपना समय काट रहे हो। इसलिए याद रखो कि ये आपको करना ही करना है। लेकिन अभी आप मुझे तर्क देंगे कि सर द हिंदू तो इंग्लिश में आता है, सर इसका हिंदी सर नहीं हो पाता, सर बहुत टाइम लग जाता है, सर क्या पढ़ना है नहीं पता चल पाता है। अरे मेरे भाई, अगर यहाँ आपको नहीं मिल रहा है ना तो आप इसको और इसको इंटीग्रेट कर लो। ये जो बताए कि आज पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, राज व्यवस्था में क्या इंपॉर्टेंट है, उस टाइप की कोई न्यूज़ दे तो उसी का एनालिसिस यहाँ जाके ढूंढ लो। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जब तक ये काम आप नहीं करोगे तब तक आपके लिए मुसीबत बनी रहेगी। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ें क्या? पढ़ें हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, अगर कोर्ट की तरफ से कोई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिया गया है तो उस निर्णय के तत्व को समझने की कोशिश करो। उसकी इंफॉर्मेशन को मत रटो कि फलाने वर्सेस फलाने था, ऐसा था वैसा था। नहीं, पहले आप तत्व को समझने की कोशिश करो कि आखिर ये केस इम्पोर्टेंट क्यों था। और इसका देखिए, कोई भी केस होता है तो एक होता है केस, उसके कुछ पहलू होते हैं। इसमें
जो पीड़ित पक्ष है और जो बचाव वाले हैं, जो भी होते हैं, पक्ष और प्रतिपक्ष दो लोग होते हैं। ये अपने अपने तर्क देते हैं। इनके तर्क को समझने की कोशिश करिए कि इनका क्या तर्क है और प्रतिपक्ष का क्या तर्क है, और उसके बाद देखिए कि निर्णय क्या आया है। और ये सब काम करने में प्रत्येक में आप 20 शब्द खर्च करेंगे, प्रत्येक पर 20 शब्द, 20 शब्द से ऊपर ना हो। प्रत्येक कार्य के लिए 20 शब्द आप देंगे, ठीक। नया कोई विधेयक आने वाला है, सरकार लाने वाली है, पेश करने वाली है, पेश किया है, कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई अध्यादेश आया है, या कोई किसी चीज़ में, कोई किसी कानून में, विधि में कहीं कोई संशोधन किया है, उनको देखिए। और ये देखिए कि डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, जो विभिन्न शासन की योजनाएं हैं, वो शासन की योजनाएं आखिर क्या क्या योजनाएं हैं, किन चीज़ों को लक्षित करती हैं, क्या क्या इनके लक्ष्य हैं, क्या क्या ये करने वाली हैं। ये है आपका करंट अफेयर्स। ये पढ़ना होता है आपको करंट अफेयर्स में, लेकिन आप क्या पढ़ते हो भगवान ही जाने कि आप क्या पढ़ते हो और कहाँ जाके बिजी हो जाते हो, ठीक है। आगे देखिए, फेज 4 में क्या करना है। फेज 4 में हम लोगों को कोई टाइम नहीं देना है, केवल अपने चीज़ों को दोहराना है और अपने आप को PYQ पर टेस्ट करना है। PYQ पर आपको टेस्ट करना है और चीज़ों का रिवीजन करना है। करना कितनी शिद्दत से है, आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मैनर में 100 MCQs पर डे सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, ये चैप्टर वाइज मैनर में है, चैप्टर वाइज मैनर में है, और 100 क्वेश्चंस पर डे आपको करने हैं। लक्ष्य बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। इनको करने का टाइम भी मैं आपको बता सकता हूं कि इनको आप शाम से लेकर रात तक का जो आपको शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल में इनको फिट करिए। जो 9 बजे के आसपास वाला जो एक आपका पढ़ाई का झोंका होता है ना, डिनर करने के बाद वाला जो एक अगला और लास्ट फेज होता है, उस नेक्स्ट और लास्ट फेज में अपने आप को आप लाने की कोशिश करिए। अपने आप को देखिए कि आप कैसे एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट हैं ये, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और साथ के साथ 2 उत्तर भी आपको लिखने हैं। बिल्कुल मत घबराना कि आपके उत्तरों में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि ये एक दिन में बताने वाली चीज़ नहीं है। एक दिन में ना आप सीख पाएंगे, ना हम एक दिन में सिखा पाएंगे। और ये भी मत सोचना कि आपके आंसर का क्या वैल्यू है। पहले दिन से कुछ बच्चे लिखना शुरू करते नहीं हैं, 4 दिन लिखा, उसके बाद पूछने लगते हैं कि सर ये बताइए कि सर आप इसमें मुझे मार्क्स दे दीजिए, सर 10 में से कितने मार्क्स आप मुझे देंगे। कैसे बताएगा कोई, कैसे जानोगे, क्या करोगे मार्क्स को। आप अपने आंसर को पढ़ोगे, पीयर टू पीयर चेक करो, या स्वयं आप अपने आंसर्स को पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है। 2 आंसर पर डे आपको लिखने चाहिए, तो लिखने ही चाहिए। अलग अलग टॉपिक उठा लो, चीजें उठा लो, रोज लिखो 2 क्वेश्चंस पर डे। वही आपके लास्ट में, वही आपके लिए शॉर्ट नोट्स का भी काम करेंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेटेड होगा, इसमें स्टैटिक पोर्शन भी इंटीग्रेटेड होगा, राइट। अब देखिए, एक्टिव रिकॉल, यस, एक्टिव रिकॉल करने की तकनीक आपको अपनानी है। जब आपसे मैं कहता हूं कि आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन क्या करोगे, अपने नोट्स निकालोगे, अपनी बुक निकालोगे, अपने लेक्चर देखोगे, कैसे रिवाइज करोगे। अब आपको पढ़ना नहीं, अब आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, अपने उन्हीं जो स्मार्ट नोट्स आपने बनाए थे, 200 250 वर्ड्स, ये जो 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में जो आपने नोट्स बनाए थे ना, इन्हीं नोट्स को यूज करना है बच्चे, इन्हीं नोट्स को यूज करना है। और तभी आप बेहतर तरीके से कम समय में अपनी चीजों को रिवाइज कर पाओगे। और रिवीजन का एक दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी बताया कि आपको 100 MCQ पर डे करने हैं, ये भी रिवीजन का ही एक पार्ट है। इसको आप कोई अलग प्रैक्टिस मत समझिए, कोई अलग से बताया गया काम या टास्क मत समझिए। ये भी क्या है, रिवीजन का ही पार्ट है, और ये काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा।
दूसरी बात है कि मैं आपसे कहता हूं कि स्पेस्ड रिवीजन कीजिए। स्पेस्ड रिवीजन का मतलब है कि कुछ कुछ दिन का गैप दे दीजिए। एक बार आपने पॉलिटी को पढ़ा, कुछ से कुछ तक पढ़ लिया। सपोज कीजिए कि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ लिया, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5, 5 नहीं 4 तक पढ़ लिया, पार्ट 4 तक पढ़ लिया। फिर 5 दिन का गैप दीजिए। 5 दिन के बाद आप उठाइए पार्ट 5 को, उठाइए, बहुत बड़ा है, पार्ट 5 को उठाइए, इसको आप पढ़ जाइए। फिर कुछ दिन का एक गैप दीजिए। हो सकता है कि आपने इस बार 4 दिन का गैप दिया। 4 दिन का गैप देने के बाद फिर आप पॉलिटी। इससे क्या है कि आपको एक तो बोरियत नहीं होगी कि बहुत दिन से पॉलिटी चल रहा है, बहुत दिन से पॉलिटी चल रहा है, बहुत दिन से। दूसरा है कि जैसे हम लोगों को एग्रीकल्चर में बोला जाता है कि आप क्या करिए, फसल का चक्रण करते रहिए, क्रॉप रोटेशन करते रहिए। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट रोटेशन करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक। और इसके इस फेज में जो भी आप गलतियां करते हैं वो आपके लिए एक लर्निंग लेसन होता है। उस तरीके की गलती आप दोबारा ना करें, उसके लिए आप क्या करें, अपने गलत प्रश्नों की एक नोटबुक बनाइए। एक छोटी सी दुबली पतली सी कोई भी नोटबुक ले लीजिए। दुबली पतली इसलिए कह रहा हूँ, कौन सा, आपको सारे क्वेश्चन गलत ही करने हैं, आपको ज़्यादातर तो सही ही करने हैं ना। जहाँ कहीं पर आपकी गलत हुआ है उन प्रश्नों की एक नोटबुक बनाइए और हर हफ्ते में एक आध बार उसको क्या करिए, देख लिया करिए कि आपने लास्ट क्वेश्चन में क्या गलती की थी, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे उनमें आपने क्या गलती की थी। ये 1.5 महीने का जो पीरियड था ना, 15 डेज एनसीईआरटी और 1 महीने का आपका क्लास नोट्स, क्लास और लक्ष्मीकांत, ये सबसे इंटेंसिव पीरियड है। उसके बाद चीज़ें बहुत हल्की हो जाती हैं। चीज़ों को आपको रोटेट करना है, क्रॉप रोटेशन की तरह। अब आप जब इसका प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको इसको क्या करना है, हमेशा रोटेट करना है। ठीक। और लास्ट फेज देखिए, लास्ट फेज कब होता है ये कोई पता नहीं है, लेकिन ये होता कितने दिनों का है, ये 15 दिनों का होता है। इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, अपने आप को फोकस करना है। फिर से अपने आप को याद दिलाना है कि आपने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपकी जो अलग अलग शेड्यूल्स हैं उनमें क्या चीज़ें हैं, जो बीच में संविधान में अलग अलग संशोधन हुए हैं उनमें किस संशोधन में क्या लिखा गया। जैसे आपने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसके 4 प्रावधान लिख दीजिए कि ये। इसने राजनीति में क्या बदलाव किए, इसने न्यायपालिका में क्या बदलाव किए, इसने राज्यों की शक्तियों में क्या बदलाव किए, इसने संसद की शक्ति में क्या बदलाव किया। इस तरीके से करके आप इनके भी छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कैटेगराइज करके बनाएंगे। जब तक कैटेगराइज करके नहीं बनाएंगे ये कुछ नहीं होगा। ठीक। अपने आप को फोकस एरिया निकालिए कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पार्ट 5 तक या न्यायपालिका या संघवाद, अगर ये मैंने केवल एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं इन एरियाज का रिवीजन पूरी पॉलिटी के रिवीजन से ज़्यादा होता है। आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सीवीसी क्या होते हैं, सीआईसी क्या होते हैं, नीति आयोग की संरचना कैसी है, ये सब आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पढ़ा आपके लिए बहुत है। आपको बार बार यूपीएससी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार फाइनेंस कमीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने की ज़रूरत आपको इसको बार बार है। पढ़ने की ज़रूरत आपको मौलिक अधिकारों को बार बार है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं और हर बार नए तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर्स के साथ मिलकर बनते हैं। इसलिए पढ़ने की जो जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, की एरियाज हैं, फोकस एरियाज हैं, उन फोकस एरियाज पर अपने आप को थोड़ा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक। अगर आप लास्ट में, एकदम लास्ट फेज में आकर आप अपने लिए कोई डेली रूटीन बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि आप डेली रूटीन में ये सेट कर सकते हैं कि 15 डेज है मेरे पास और इन 15 डेज में हर दिन मैं 2 घंटे केवल पॉलिटी को रिवाइज करूंगा, पॉलिटी का रिवीजन करूंगा। ये बड़ा ज़रूरी है। 1 घंटे आप रोज़ PYQs को सॉल्व करेंगे और इस 1 घंटे में अपना लक्ष्य लेके चलिए कि 50 से 70 क्वेश्चन आप पर डे करेंगे। 70 क्वेश्चन, 50 to 70 क्वेश्चन आप
पर डे करेंगे और 1 घंटे तक ये मल्टीपल चॉइस नहीं बल्कि ये मेंस के क्वेश्चंस है। 1 घंटे आप आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग करिए और 1 घंटे में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को लिखिए। ये जो 4-5 क्वेश्चंस है ना, ये 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से एकदम तय कर लीजिए कि आज आपको कौन से 5 क्वेश्चंस हैं, वो कौन से वो 5 क्वेश्चन हैं जो आज मुझे लिखने हैं। आप लिखना शुरू करिए, लिखिए लिखिए और बिल्कुल मत सोचिए कि आपको क्या याद आया क्या नहीं याद आया। जो कुछ आपको याद आ रहा है उसको लिखिए। बाद में उसी चीज़ को, उस टॉपिक को जरा एक बार अपनी बुक से 5 मिनट की नज़र फेर कर देख लीजिए, अपने नोट्स में देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ें याद रख पा रहे थे और क्या भूल रहे थे। यही वो तरीका है, यही वो एक्टिव रिवीजन है, एक्टिव तरीका है जो मैं अभी आपसे बात कह रहा था कि रिकॉल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की 5 स्टेप्स की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोगों को अपने आप को कहाँ कहाँ पर फोकस्ड रखना है। तो आपकी क्लासेस चल रही हैं तो क्लास को अटेंड करिए, अगर चल चुकी है क्लासेस तो क्लास नोट्स को ले लीजिए। लक्ष्मीकांत बाबा तो हैं ही। एनसीईआरटीज आपके लिए एक बेस के रूप में काम करेंगी। एक्स्ट्रा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो डीडी बसु जी की बुक आती है, उस एक्स्ट्रा रीडिंग आप वहाँ से ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको पीआईबी योजना, मनोरंजन के लिए कभी कभार आर्य राज्यसभा टीवी या संसद टीवी को खोल लिया करिए, संसद टीवी को खोल लिया करिए और पीआरएस की वेबसाइट को देख लिया करिए। ठीक, और अभ्यास करने के लिए आप पूछते हो बार बार मुझसे कि सर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, किधर मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कहाँ टॉपिक वाइज कहाँ से मिलेंगे, बुक वाइज कहाँ से मिलेंगे, एनसीईआरटी वाइज कहाँ से मिलेंगे। तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने इन्हीं कामों के लिए जाना जाता है, इसीलिए टेक्स्ट बुक नाम है। तो इस साइट का भरपूर लाभ उठाइए। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोच सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, मैं केवल पॉलिटी की बात नहीं करता, किसी भी सब्जेक्ट में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सोच सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। राइट, अंत में सारी चीज़ों का लबोलुआब मेरे पास, सारी चीज़ों का जो सबसे कंसाइज्ड फॉर्मेट में मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ तो मैं यही बता सकता हूँ कि पॉलिटी को हम में से ज़्यादातर लोग दिमाग की बत्ती जलाओ, पॉलिटी को रटने की कोशिश मत करो बल्कि इसको समझने की कोशिश करो। बार बार मैं कहता हूँ कि ये मोस्ट लॉजिकल बुक है और ये मोस्ट लॉजिकल तरीके से लिखी गई बुक है। इसमें सब कुछ केवल लॉजिक के बेस पर है, इसलिए समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले कम से कम 4 बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। ये पॉलिटी का रिवीजन ऐसा नहीं कि आपको पूरी बुक रिवाइज करने को कह रहा हूँ, बल्कि ये रिवीजन आपका क्वेश्चन के टर्म्स में भी हो सकता है, ये रिवीजन आपका और भी कई सारे टर्म्स में हो सकता है। जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, एमसीक्यू लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी रिवीजन में ही काउंट होती हैं। या फिर आप अपने जो नोट्स आपने बनाए थे उन नोट्स को टाइम टाइम पर बीच बीच में खोलकर देखते रहा करिए। प्रीलिम्स तथा मेंस को विश्लेषण, प्रीलिम्स को तथ्य तथा मेंस को विश्लेषण से जोड़िए। प्रीलिम्स जो हमारा पोर्शन है वो बहुत फैक्चुअल काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन उसमें मेंस रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मेंस या ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनसीईआरटी इन प्रीलिम्स। और यस, अपने आप को अनुशासन और निरंतरता, आलस्य तो बहुत सारे बीमारियों की और दुखों की कुंजी है ही। आप अपने आप को अनुशासित करिए, आप अपने आप को गाइड रखिए, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कि यस, अगर आपको आज पढ़ना है तो पढ़ना है। पढ़ने में लापरवाही हुई, आपके डेली शेड्यूल में आपकी रोज अगर तुम पढ़ोगे तो एक दिन ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ज़्यादा पढ़ोगे, कभी कम पढ़ोगे, कभी पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ोगे, अगर ये वाला ट्रेट आपके अंदर है तो ये ना तो ये सिलेबस कभी ख़त्म होगा, ना ये सब्जेक्ट कोई भी कभी ख़त्म होगा। आज की बातें बस केवल इतनी बात के लिए, इतनी ही चीज़ों तक। और अंबेडकर जी का एक
संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि संविधान जो है ना, वो केवल कानून नहीं है। लोग इसे कानून समझते हैं, ये कानून केवल नहीं है, ये हमारे जीवंत शासन का प्रतीक है, यानी कि हम लोगों के साथ जीता है। और इसी के बेस पर हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान क्या है? एक जीवित दस्तावेज है, जीवंत शासन का प्रतीक है। शासन इसी के अकॉर्डिंग बदलता है, इसमें चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, इनको हम लोग ओपन करते हैं और वहीं से हम लोगों से क्वेश्चन, एक बुद्धिमत्ता की आपके पहचान इसी से की जाती है। आज की बात बस केवल यहीं तक। अगली किसी वीडियो में फिर आपके लिए एक नई तरीके के, आपकी परेशानियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।